हेलो एवरीवन। आवर टुडेज टॉपिक इज़ षटक क्रिया काल। तो षटक क्रिया काल का इम्पोर्टेंस देखा जाए तो आपको ये फर्स्ट ईयर में इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ सेकेंड ईयर में जब आप निदान पढ़ोगे और थर्ड ईयर में जब आप आगे जाके आप जब चिकित्सा पढ़ोगे तभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अवस्थाएं समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके सिवा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पे एसक्यू भी आ सकता है और एलक्यू भी आ सकता है, इसलिए इसको समझना याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करेंगे षट क्रिया काल से। तो षट क्रिया काल, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो षट मतलब 6, ठीक है। क्रिया मतलब हम व्याधि जो अवस्था में है उसके अनुसार जो चिकित्सा करते हैं वो क्रिया। और काल, काल मतलब एक टाइम, एक पर्टिकुलर अवस्था। अब आयुर्वेद ने हम काल को दो टाइप से लेते हैं, एक क्षणादि और एक आवस्थिक। तो व्याधि की जो अवस्था है उसके अनुसार जो काल है। व्याधि एकदम डायरेक्टली नहीं होता। कोई भी व्याधि अगर हेतु हेतु मतलब कोई कॉज अपने बॉडी में गया, उसने वो अवस्था है जो व्याधि की अवस्था है उसको कवर करना पड़ता है। हर एक अवस्था से जाके जब वो पूरी अवस्थाएं कवर कर लेता है, बॉडी में अपना स्थान संशय व्यक्ति सब कर लेता है, तभी व्याधि उत्पन्न होता है। तो वो अवस्थाएं मतलब अपनी अपनी जो जो अवस्था रहेंगी वो काल। तो जो 6 अवस्थाएं हैं उसकी स्टडी हम षटक क्रिया काल के अंदर करते हैं। और षटक क्रिया काल किस आचार्य ने दिया है? तो वो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। कोई भी कभी भी पूछे कि षटक क्रिया काल किस आचार्य ने दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि षटक क्रिया काल सुश्रुत संहिता में लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे। तो षटक क्रिया काल मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेंगे, फिर एग्जाम्पल बताऊंगी। तो एक श्लोक मैंने लिखा है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। देखिए, अपने बॉडी में दोष है, धातु है, मल है, ये सभी जब अपने प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो बॉडी के लिए बहुत हितकारक है। पर जब ये अपनी प्राकृत अवस्था को छोड़कर विकृत हो जाते हैं तो क्या करेंगे? ये रोग, डिसीज कॉज करेंगे, ठीक है। तो दोष दोष उनको कहा है, तभी भी अगर वो अपनी प्राकृत अवस्था में है तो वो अपने बॉडी के लिए हितकारक है। और दोष बॉडी में होने ही चाहिए, तभी सभी क्रियाएं चलती है। पर अगर उसने अपना प्राकृतता छोड़कर विकृतता ले ली, वैषम्य आ गया उसमें, तो क्या होगा? रोग होगा। तो अब ये जो व्याधि होने वाली, ये जो रोग उत्पन्न होने वाला है, ये 6 अवस्था से जाकर होगा। तो वो जो श्लोक है सुश्रुत संहिता में आया हुआ, संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशय व्यक्तिम भेद च यो व्यक्ति दोषाणाम स भवेद भीषक। अब 6 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली संचय, दूसरी प्रकोप, तीसरी प्रसर, चौथी स्थान संशय, पांचवी व्यक्ति और छठी भेद। ये जो 6 अवस्थाएं हैं जो षटक क्रिया काल में आती है, इस अवस्थाओं में से जाके शरीर में व्याधि उत्पन्न होता है। तो इसी को हम इंडिविजुअली अभी पढ़ना है। ये अवस्थाएं हर एक वैद्य को अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी वो व्याधि की चिकित्सा एकदम एक्यूरेटली, एकदम परफेक्टली कर सकता है। इतना इम्पोर्टेंस है षटक क्रिया काल का। ये टॉपिक जब हो जाएगा तब आपको ये अच्छे से समझ जाएगा। और आचार्य वाग्भट और आचार्य चरक जी ने ये जो 6 अवस्थाएं हैं ये नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ 3 बताई है, संचय, प्रकोप और प्रशमन। तो अभी हम ये संचय, प्रकोप, प्रसर क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ एकदम सिंपल एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले देखिए, ये है सिंपल एग्जाम्पल। चलो अब हम ये है एक नल, ठीक है। अब हम हॉस्टल में रहते हैं तो ये अवस्था तो हर एक कोई देख लेता है। तो देखिए, हमने बकेट लगा दी नल के नीचे, अब क्या हो गया? इसमें से पानी आता है। मैं भी क्या बोल रही, इसने नल में से पानी आ गया, अब क्या हो गया? बकेट में ये भरना शुरू हो गया। अब ये जो पानी भर रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम संचय, स्टोर। जब पानी इसमें संचित हो रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? संचय बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये पानी इसमें भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, एकदम टॉप तक भर गया। बस अभी अगर थोड़ा सा पानी और आया तो गिरने ही वाला रहता है, ठीक है। अभी ये जो एकदम टॉप तक भर गया, इसको हम बोल सकते हैं
प्रकोप। बस अभी थोड़ा और पानी आ गया तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये हो गया इसका प्रकोप। अब पानी तो नल तो शुरू है, हम बंद करने कभी जल्दी जाते ही नहीं, पानी थोड़ा जाने के बाद ही जाते। तो अब ये पानी क्या होगा, नीचे गिरेगा। अब ये पानी गिर रहा है नीचे, ठीक है। अब पानी नीचे गिर रहा है और ज़मीन में से जा रहा है। अब अगर बाथरूम में है तो बाथरूम में जहाँ पे स्लोप निकाला रहा रहेगा उधर हो जाएगा और जाके फिर वो खड्डे में जाना शुरू होगा। अब सपोज ये पानी जा रहा है, ये पानी जब जा रहा होता है तो ये जो जा रहा है इसको बोल सकते हैं हम प्रेशर। फैल रहा है ना, प्रेशर मतलब फैलना, तो ये फैल रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेशर। अब सपोज यहाँ पे एक खड्डा है, ज़मीन में यहाँ पे ये खड्डा है, तो ये पानी क्या होगा, अभी सीधा जाएगा क्या, नहीं, पहले ये इस ज़मीन में जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पे जमा होगा तो ये क्या करेगा, अगर वहाँ पे मिट्टी है तो यहाँ पे एकदम ऐसी चिखल को क्या बोल सकते, कीचड़, तो कीचड़ जमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ज़मीन को एकदम खराब करना, एकदम गीला करना शुरू कर देगा। तो ये क्या हो गया, एक स्थान में ये संश्रित हो गया, एक स्थान में क्या हो गया, जमा हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हम, स्थान संश्रय, ठीक है। अब ये सब यहाँ ये होने के बाद क्या होता है, अब पानी अगर किसी खड्डे में बहुत दिन, बारिश के दिनों में हम जैसा देखते हैं कि कोई जगह पे पानी जमा हो गया तो बाद में क्या होता है, वहाँ पे मच्छर आते हैं, बहुत सारे मच्छर जमा हो जाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, एक विकृत अवस्था हो गया। अभी सेम अपने बॉडी में इमेजिन करो, ये जो यहाँ पे बकेट में पानी स्टोर हो रहा था, सेम अगर कोई हेतु से बॉडी में दोष की विकृति हुई, दोष बढ़ गए जनरली। हाँ, एक बात रहेगी, जनरली क्या होता है, दोष का एक तो वृद्धि होती है या फिर क्षय होता है। तो क्षय अवस्था में ऑलरेडी वो कम है तो जनरली व्याधि होती ही नहीं है, पर जब वो बढ़ जाते हैं, जब वो संचित होने लग जाते हैं बॉडी में और इधर उधर फैलने लग जाते हैं, तभी जनरली व्याधि होती है। तो अभी ये यहाँ पे क्या हो गया, जैसे पानी संचित हो रहा है वैसे बढ़े हुए दोष क्या हो जाते हैं, अपने अपने स्थान में। वात का जैसे मेन स्थान पक्वाशय है, कफ का आमाशय है और ग्रहणी पित्त का है, तो वो अपने अपने स्थान में संचित होना हो जाते हैं। जैसे बकेट में पानी जमा हो रहा था, फिर क्या हो गया, अपने आशय में वो हो गए, स्टोर हो रहे थे, कंप्लीट स्टोर हो गए। तो फिर अब क्या हो गया, जब वो अपने आशय में एकदम एकदम टिप तक, एकदम अपर बॉर्डर तक स्टोर हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रकोप। पर जब ये अपने आशय से निकल गए और बॉडी में फैलना शुरू हो गए तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्रेशर। और जब बॉडी में कोई पार्ट वीक है, मतलब उसमें खवायुगुण्य है, खवायुगुण्य मतलब वहाँ पे एक रिक्त जगह, एक ब्लैंक स्पेस तैयार हो गई है, कोई धातु का क्षय हो गया है तो वहाँ पे ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो सकती है, वात बढ़ गया है तो वहाँ पे ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो सकती है, या फिर कुछ भी स्थान में वैगुण्य है, कुछ भी स्थान में विकृति है तो वहाँ पे जाके दोष क्या करेंगे, अपना स्थान बना लेंगे और वहाँ पे वो अपना व्याधि बहुत उत्कट, मतलब एकदम दिखने जैसा व्याधि वहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब ये व्याधि जब हो जाएगा, तब स्टार्टिंग की अवस्था में व्याधि हो गया और उसके कुछ लक्षणें दिखने लग गई, तो तब हम उससे क्या बोलेंगे, व्यक्ति, व्याधि के लक्षण है, ठीक है। और जब अगर वात से हुआ तो वात का सबसे पहला सिम्टम दिखता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, शूल, पित्त का है, दाहा, कफ का है, आलस्य या फिर जुरुम्भा, ऐसे लक्षण, अरुचि। तो जब वो दोषों के अनुसार लक्षण दिखते हैं तब हम क्या बोलेंगे, भेद, मतलब हर एक दोष का भेद हमें समझ रहा है। ये सिंपल एग्जाम्पल से ही अभी पूरा शटक्रिया का हो सकता है, ठीक है। दोष स्टोर होना हो गए, मतलब संचय, एकदम टिप तक स्टोर हो गए अपने आशय में, प्रकोप। जब वो अपने आशय से निकल गए, बॉडी में फैल रहे हैं, तब प्रसर। किसी जगह पे जाके, किसी स्थान वैगुण्य पे जाके जमा हो गए, स्थान संशय। जब अपने लक्षण दिखने लग गए, व्यक्ति। और दोषों के अनुसार अगर लक्षण दिखे तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, भेद। तो ये सारी अवस्था से जाकर बॉडी में व्याधि उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। अभी हर एक अवस्था के अपने अपने कुछ लक्षण हैं। तो सबसे पहले संचय में हर एक दोष का क्या क्या लक्षण दिखता है हम ये देखेंगे। हाँ, और ये रह गया कि वाग्भट और चरक जी ने
सिर्फ 3 बताए हैं, तो उसमें संचय सेम जैसे सुश्रुत जी का है। प्रकोप में उनका क्या कहना है कि प्रकोप में दोष संचित होने के बाद बॉडी में फैलना शुरू हो जाते हैं। प्रकोपस्तु उन्मार्ग गमनम, मतलब अपने स्थान को छोड़कर वो बॉडी में फैलना शुरू हो जाते हैं। और प्रशमन मतलब अब बॉडी में बहुत अच्छे मैकेनिज्म्स चलते हैं जो क्या करता है कि अब खुद ब खुद उसको मतलब जो विकृत अवस्था है उसको प्राकृत करने के लिए वो प्रयत्न करता है। तो उसके बाद उसका क्या हो गया, प्रशमन हो गया। ये 3 अवस्थाओं से ये 3 अवस्था ही चरक और वाग्भट जी ने बताई हैं। सबसे पहला अभी संचय। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में श्लोक आया है, चयो रुद्धि स्वधाम्नेव प्रद्वेषो रुद्धि हेतेषु विपरीत गुणेच्छा च। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब संचय होगा तो क्या बॉडी में क्या लक्षण दिखेगा। सबसे पहले चयोरुद्धि स्वधाम्नेव। चय क्या है, दोषों की वृद्धि होना, दोष अपनी जगह पे दोष बढ़ना। और कहाँ पे, वो स्वधाम्नेव मतलब स्वस्थान पे जब वो बढ़ते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, चयावस्था। इसमें क्या होगा, प्रद्वेषो रुद्धि हेतेषु, मतलब जो हेतु से, जो कॉज से दोष बढ़ रहे थे। सपोज अगर वात है, वात के गुणों में एक शीत गुण है। अगर हमने बहुत शीत गुण आहार विहार किया तो बाद में क्या होगा, वात का संचय होगा। तो उसके हेतु के विपरीत क्या होगा, उष्ण। हमें गर्म खाने की इच्छा होगी, गर्म मतलब धूप में बैठने की इच्छा हो गई, तो क्या हो गया, अपना जो हेतु था, जो शीत गुण था, शीत आहार विहार था, उसका क्या हो गया, एकदम उसका इरिटेशन हो गया, वो नहीं चाहिए। अभी क्या चाहिए, उष्ण गुण चाहिए। तो क्या होगी, विपरीत गुण इच्छा। शीत के अपोजिट उष्ण की इच्छा होगी और जो शीत गुण है उसका द्वेष निर्माण होगा। ये हो गया अष्टांग हृदय के अनुसार। अब दूसरा है सुश्रुत जी के अनुसार। तो उन्होंने क्या बोला है, तत्र संचितानाम दोषानाम स्तब्धपूर्ण कोष्ठता पिताव भासता मंदोष्माता च अंगानाम गौरवम आलस्य चय कारणम विद्वेष चेति लिंगानि भवन्ति। अभी आप जब ये श्लोक याद करेंगे, श्लोक याद करने ही हैं, एक बार मीनिंग समझ लीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर फर्स्ट ईयर में याद किया तो फाइनल तक उसका यूज आने वाला है, इसलिए अच्छे से याद कीजिए। तो अब जब चयावस्था है तो उसमें वात के क्या, वात अगर संचित हो रहा है तो उसके क्या लक्षण दिखेंगे, पित्त संचित हो रहा है तो उसके क्या, और कफ हो रहा है तो उसके क्या। इसको ना हम कैसे याद करेंगे, वात के मैं ब्रैकेट में करूँगी, पित्त के ब्रैकेट में करूँगी और कफ के भी ब्रैकेट में करूँगी। वैसे ही आप भी याद कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, संचितानाम दोषानाम, जब बॉडी में दोष संचित हो रहे तो वात का क्या दिखेगा, स्तब्धपूर्ण कोष्ठता। ये देखिए पहला ब्रैकेट हो गया, स्तब्धपूर्ण कोष्ठता। अब स्तब्धपूर्ण कोष्ठता मतलब क्या, मतलब अब ऐसा तो नहीं होगा वात आ गया वहाँ पे, अभी वो संचित हो गया, अभी क्या हो रहा है, वायु का गोला बन गया और इसलिए स्तब्धपूर्ण कोष्ठता हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए बॉडी में वात का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, वो हर एक धातु को, हर एक आशय को, हर किसी को प्रेरणा देता है अपने अपने कार्य के लिए। अब जो विकृत हो जाता है वो क्या करता है, उसकी प्राकृत कर्म जो है वो नहीं होते। तो अब जो धातुओं के, मलों के जो कार्य चल रहे थे वो नहीं होते, वो अपने अपने आशय में ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तब जब वो अपने अपने आशय में जो वो उसके द्रव्य बढ़ जाते हैं, तब वहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे भरे हुए फीलिंग आती है। तो इसलिए क्या आ जाता है, स्तब्धपूर्ण कोष्ठता। ये हो गया बात का। पित्त का है पिताव भासता मंदोष्मता च अंगाना। पित्त अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, पिताव भासता, पित्त येलोइश, बॉडी में येलोइशनेस दिखेगा। पित्त का ये जो कलर ही है वो पित्त है। तो पित्त बॉडी में मतलब नेत्र में, नख में हमें येलोइशनेस दिखेगा। मंदोष्मता चंगाना, और बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ फील होगा। ये कब हो रहा है, संचय अवस्था में। अब कफ का क्या है, गौरवम आलस्यम चय कारण गौरवम आलस्य, ठीक है। तो कफ अगर बढ़ गया तो हमें पता है, कफ बढ़ गया तो क्या होता है, बॉडी में आलस्य निर्माण होता है, गौरवता निर्माण होती है, बॉडी जड़ एकदम वेट फील होने लग जाता है, हमें सिर्फ सोने की इच्छा होती है। तो ये हो गया कफ का। और चय कारणम विद्वेष चेति, जैसे मैंने यहाँ बताया, जो चय का कारण हुआ था उसके प्रति क्या हो जाएगा, उसके प्रति द्वेष निर्माण होगा, वो नहीं चाहिए ऐसा ही लगेगा। तो ये तीनों दोषों के लिए लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया संचय। तो अब क्या है, चयम एव जयेत दोषम।
ये जो अवस्था है, अगर ये हमें समझ रहा है कि कोई दोष बॉडी में संचय कर रहा है, वो आगे जाके प्रकोप होने वाला है उसका, तो इसी अवस्था में अगर हमने व्याधि को कंट्रोल किया तो वो रोग को हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी कोई भी व्याधि ठीक हो जाए। उसके लिए वो व्याधि के लक्षण पूरी तरीके से दिखने ही लग जाए, ये राह कभी किसी ने नहीं देखनी चाहिए। और हर किसी ने संचय अवस्था में ही उस व्याधि को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब उसके बाद है प्रकोप अवस्था। तो जैसे मैंने बताया कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में क्या बोला है, प्रकोपस्तु उन्मार्ग गमनम। ठीक है, हाँ एक पॉइंट यहाँ पे रह गया। अब यहाँ पे देखिए, जो अगर वात संचित हो रहा है तो उसके विपरीत गुण दिखेंगे, पित्त संचित हो रहा है उसके, तो बॉडी अपोजिट गुण की बहुत डिमांड करेंगी। जैसे अभी पित्त स्टोर हो, पित्त का उष्ण गुण बहुत बॉडी में बढ़ रहा है तो उसको शीत खाने की इच्छा होगी, शीत आहार विहार की इच्छा होगी। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कुछ विकृति हो रही है, वो बॉडी की नीड है। संचय अवस्था में वो बॉडी को चाहिए होता है ताकि वो व्याधि को रिकवर कर सके। इसलिए अगर बॉडी में उष्णता बढ़ रही है और शीत की इच्छा बहुत हो रही है तो वो बॉडी को प्रोवाइड करना चाहिए, उसको विकृत नहीं समझना चाहिए कि ज़्यादा मैं शीत कैसा खाऊं। ठीक है, तो अब है प्रकोप अवस्था। प्रकोप में क्या वाग्भट जी ने बोला है कि उन्मार्ग गमनम, कूपस्थ उन्मार्ग गमनम। जैसे इनकी अवस्था के अनुसार प्रसर में ये होता है, प्रसर में दोष अपनी जगह से निकल के बाहर जाना शुरू होता है। पर वाग्भट जी के अनुसार ये प्रकोप में ही होता है, ये डिफरेंस याद रखिए। अब सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तेषां प्रकोपात् कोष्ठतोद संचरण, आम्लिका पिपासा परिदाह, अन्न द्वेष हृदय क्लेदश्च जायते, तत्र द्वितीय क्रियाकाल। अब वात में क्या होगा, कोष्ठ तोद संचरण, कोष्ठ में एकदम तोदवत पीड़ा होगी, जैसे तोड़ रहा है कोई, उसमें ऐसी ऐसे वात का संचरण होगा तो वहाँ पे ऐसी वेदनाएं होगी। फिर अम्लिका पिपासा परिदाह, ये क्या होगा, पित्त के प्रकोप से। अम्लिका मतलब एकदम ऐसे खट्टा सा कुछ मुंह में आना, एसिडिटी, लाइक एसिडिटी, ऐसा कुछ होना। पिपासा बहुत प्यास लगेगी, और परिदाह बॉडी में बहुत उष्णता बढ़ने की वजह से दाह निर्माण होगा। उसके बाद कफ का है, अन्न द्वेष हृदय क्लेदश्च जायन्ते, अन्न के प्रति क्या होगा, द्वेष निर्माण होगा। कफ जब बढ़ता है तो अरुचि निर्माण करता है, कोई भी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रहती। और हृदय क्लेदश्च, हृदय क्लेदश्च मतलब नॉजिया लाइक फीलिंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी नहीं खाना, कि कुछ भी मुंह में भी नहीं रखना, ऐसी फीलिंग आएगी कफ के प्रकोप अवस्था में। ये हो गया प्रकोप। अब प्रसर, अभी दोष अपने आशय से बाहर निकलकर बॉडी में फैलना शुरू हो गए हैं। प्रकोपितानां प्रसरताम, प्रकोपित होने के बाद प्रसर हो रहा है। वायु विमार्ग गमनम आटोप, ओषचोष परिदाह, धूमायनानि पित्तस्य, अरोचक अविपाक अंगसादश्च छदिश्चेति, श्लेष्मनो लिंगानो भवन्ति, तत्र तृतीय क्रियाकाल। सबसे पहले वात, वायु विमार्ग गमनम आटोप। वायु का क्या होगा, विमार्ग गमनम, वो अपनी जगह से निकल गया है तो कहीं भी जाना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे मतलब कहाँ, अगर उसके मार्ग में अड़थड़ा आ गया तो सीधा जाना चाहिए था, अगर उसको ऐसा जाना चाहिए था तो वो ऐसा जाना शुरू हो जाएगा। तो अपने मार्ग से विपरीत मार्ग पर जाना जाएगा। और आटोप, कोष्ठ में या जठर प्रदेश में आटोप से आवाज फील होगा, आटोप, और वेदना होगी। ये हो गया वायु का। बाद में पित्त का, ओष चोष परिदाह, धूमायनानि पित्तस्य, ओष एकदम ओढ़े जैसा, चोष एकदम सकिंग लाइक, ऐसे ओढ़ रहा है कोई, खींच रहा है, ऐसी वेदनाएं होगी। परिदाह, दाह निर्माण होगा। और धूमायनानि पित्तस्य, ऐसा लगेगा जैसे बॉडी से कोई धुआं निकल रहा है, एकदम कुछ तीखा खाने के बाद कैसे लगता है कानों से धुआं निकल रहा है, वैसे पूरी बॉडी से धुआं निकल रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी प्रसर अवस्था में। फिर कफ का, अरोचक अविपाक अंग सादश्च छर्दिश्चेति, श्लेष्मनोलिंगानि भवन्ति। तो ये जो है लक्षण इसके। बाकी ये अरोचक, अरुचि, अविपाक, प्रॉपर पचन नहीं होगा, प्रॉपर डाइजेशन किसी का नहीं होगा, क्योंकि कफ बढ़ गया है। कफ क्या करेगा, पित्त को भी विकृत करेगा। पित्त का जो प्राकृत स्त्रवण होने वाला था, प्राकृत सिक्रेशन होने वाला था, वो नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, पचन व्यवस्थित नहीं हो, पचन अच्छे तरीके से नहीं होगा। अंग साद, अंग में एकदम
आलस्यता आने की वजह से एकदम ऐसे भारी सा फील होता है, उसमें ऐसा दुख रहा है ऐसा फील होता है। छर्दिश चेती और वॉमिटिंग, इसमें क्या था, नौजिया, और नौजिया की अगली कंडीशन क्या रहती है, वॉमिटिंग, ये हमें पता है। तो छर्दी भी दिख सकती है। ये क्या हो गया, जब कफ का प्रसर हो गया बॉडी में, तब ये लक्षण दिखेंगे। अब उसका प्रसर हो गया, अभी वो ढूंढेगा कोई जगह जहाँ पे वो जाके दोष उत्पन्न व्याधि उत्पन्न करेंगे। अगर जाते जाते उसको कोई जगह मिल गई, एक जगह पे, वो क्या करेंगे, फिर वहाँ पे जाके अपना दोष दुष्य स्वसंशय, देखिए व्याधि उत्पन्न होने के लिए जितने दोष इम्पोर्टेंट है, उस उतने ही दुष्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई दोष अपने स्थान में, किसी स्थान में जाके दुष्य से संशित होगा, सपोज अभी पित्त जा रहा है, जा रहा है, अगर उसको मेद में, वो अगर मेद में संचित हो गया, तो फिर पित्त और मेद एक साथ मिलेंगे, ये मिक्सचर होने के बाद कुछ अलग ही नया बनेगा, और ये जब इनसे कुछ अलग ही नया बनेगा तभी जाके व्याधि उत्पन्न होगी। सपोज पित्त जा रहा है, बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, आपको भी समझेगा। जा रहा है और उसने रक्त में अपना आश्रय बना लिया, तो क्या करेगा वो, रक्त पित्त ये व्याधि निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो अब इससे क्या समझा, स्थान संशय में दोष और दुष्य की समूर्छना होना, वो एक दूसरे के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। अब हो गई व्याधि की शुरुआत। इस अवस्था को हम पूर्वरूप अवस्था भी बोलते हैं। मतलब व्याधि के जो लक्षण दिखने वाले हैं व्याधि उत्पन्न होने के बाद, जैसे अगर ज्वर उत्पन्न हुआ, फीवर आया, तो हमें लक्षण दिखते हैं स्वेद का अवरोध, दाह, और क्या अरुचि, ऐसा ऐसे लक्षण दिखते हैं। तो उसके पहले ही अगर हमें थोड़ा सा कुछ भी खाने की इच्छा, न अरुचि पहले ही दिख गई, थोड़ी सी थोड़ा सा बॉडी में पेन हो गया, पेन होना शुरू हो गया, जैसे हमें बहुत बार पता चलता है कि हमें फीवर आने वाला है, मतलब वो उसके क्या है, पूर्व रूप। ये कब दिखता है हमें, स्थान संशय में। अब व्याधि उत्पन्न शुरू हो गया। अब जब व्याधि ने अपने लक्षण पूरी तरह से दिखा दिए, अब उसके रूप हमें दिख रहे, तब क्या बोलेंगे, व्याधि प्रव्यक्त रूपम इति व्यक्ति। व्यक्ति मतलब क्या है, व्याधि के पूर्ण रूप, पूर्ण लक्षण हमें जब दिखने लग जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं व्यक्ति अवस्था। अब सबसे आखिरी अवस्था जो है वो भेद, वातादि लक्षण भेदात भिन्नत्वे भेद। वात आदि, आदि मतलब वात पित्त कफ तीनों के जो लक्षण है उसके अनुसार अभी देखना। अगर ज्वर है, सपोज ज्वर है, ठीक है, तो ज्वर है तो वात के अनुसार क्या दिखेगा, पित्त के अनुसार क्या दिखेगा, और कफ के। तो सपोज ज्वर है, अगर जुम्भा बहुत ज़्यादा है तो समझेगा, हमें समझ में आएगा कि वात से ज्वर आ सकता है। अगर बहुत दाह है, बहुत संताप है, तो ऐसा हो सकता है कि पित्त से ज्वर उत्पन्न हुआ है। और अगर अरुचि है, हृदयोत्क्लेद है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, तो हमें ऐसा लग सकता है कि कफ के कारण ज्वर हुआ है। तो ये जिस स्टेज में हमें समझता है, यह है भेद। पर ऐसी अवस्था में व्याधि पहुंचा, मतलब वो बहुत, उसने अपनी अवस्थाएं कवर करके व्याधि बहुत क्रॉनिक स्टेज में जा रहा है, अभी वो बहुत क्रॉनिक स्टेज में है। इसलिए सभी आचार्य के अनुसार सभी ने ऐसा कहा है कि दोषों के शुरुआती अवस्था में ही उसको, व्याधि के शुरुआती अवस्था में उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये हो गए पूरे षटक क्रिया काल 6 अवस्थाएं। अब हमने ये पढ़ा और मैंने बोला भी आपको कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्याधि उत्पत्ति के क्रम का ज्ञान होता है। मतलब अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें क्या समझ रहा है कि व्याधि उत्पन्न हो रहा है, मतलब वो किस किस अवस्था से जाकर उत्पन्न हो रहा है, ये एक हो गया। दूसरा, प्रथम अवस्थाओं में व्याधि का निवारण। मैं बहुत बार बोल रही हूँ कि व्याधि को कब अगर उसकी अवस्था है, हमें संचय प्रकोप में ही व्याधि उत्पन्न होने वाला है, ये समझ गया, तो जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो ये कब समझेगा, अगर हमें वो संचय प्रकोप प्रसरी अवस्था है पता है, तभी समझेगा ना। तो व्याधि का, उसके पहले अवस्थाओं में ही हम व्याधि का निवारण कर सकते हैं, और रोगी को कोई भी पीड़ा न होते हुए व्याधि कंट्रोल में आ सकती है। और अवस्थानुसार चिकित्सा, देखिए संचय अवस्था में, बहुत इनिशियल स्टेज में, तो हम एकदम सीवियर वाली ट्रीटमेंट देंगे क्या, नहीं। अभी पेशेंट आ गया, चलो उसको सीधा वमन दे दो, विरेचन दे दो, ऐसा करेंगे क्या, नहीं। पहले हम उसका दोषों का शमन करना चाहेंगे, उसका शमन हो रहा होगा, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, वो अगर अपने बहुत सीवियर स्टेज में गया, तब हम संशोधन करेंगे, शोधन करेंगे, राइट। तो अवस्था के अनुसार हम चिकित्सा कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अचूक चिकित्सा।
मतलब अगर हमें अवस्थाएं अच्छे से पता है तो अवस्था के अनुसार हम अचूक चिकित्सा कर सकते हैं। कहाँ पे शमन करना है, कहाँ पे शोधन करना है, किस दोष के अनुसार करना है, किस लक्षण के अनुसार करना है, ये हमें ये सारी अवस्थाओं से समझ में आ सकता है। इसलिए षटक्रिया काल का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आपको पूरे बीएमएस कंप्लीट होने तक ये इसका इम्पोर्टेंस रहने वाला है। चलो, तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Thank you so much. And one more thing, as MCQ is also included in our university examination pattern, so we have to study it. सो मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि अगर MCQ की प्रैक्टिस वैसे भी AIPGET के लिए वैसे भी हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, तो जो हमने पढ़ा वो हमें कितना समझा ये भी इससे डिसाइड हो जाएगा और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसलिए मैंने 3 MCQ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आप इसको पढ़िए, समझिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट वन इज, षटक्रिया काल किस आचार्य द्वारा वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी वाग्भट एंड ऑप्शन डी काश्यप। थोड़ी देर सोचिए और बताइए। तो इसका सही आंसर है आचार्य सुश्रुत। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया कि आचार्य सुश्रुत ने षटक्रिया काल का वर्णन अपने संहिता में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, षटक्रिया काल की किस अवस्था को रूपा अवस्था कहा जाता है? मतलब रूप अवस्था किस षटक्रिया काल की किस अवस्था को कहा गया है? ऑप्शन ए इज प्रकोप, ऑप्शन बी इज प्रसर, ऑप्शन सी इज व्यक्ति एंड ऑप्शन डी इज स्थान संशय। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, व्यक्ति। मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति में व्याधि की पूर्ण लक्षणें दिखने शुरू हो जाते हैं। इससे व्याधि के जो रूप है वो हमें दिखने लग जाते हैं, इसलिए इसको रूपावस्था कहा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, षटक्रिया काल की किस अवस्था में विपरीत गुण की इच्छा होती है? ऑप्शन ए भेद, ऑप्शन बी प्रकोप, ऑप्शन सी प्रसर एंड ऑप्शन डी संचय। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी संचय। संचय अवस्था में मैंने आपको बताया था कि जिस गुणों से दोष की संचिति शुरू हुई है उसके विपरीत गुण की इच्छा बॉडी के द्वारा दिखाई जाती है और वो फुलफिल करना हमारा काम है। उसको फुलफिल करना ही पड़ता है ताकि वो व्याधि उत्पन्न ना हो, इसलिए बॉडी को हम सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो संचय अवस्था में विपरीत गुण इच्छा ये लक्षण दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दे पाया मतलब आपको वीडियो अच्छे से समझ गया। अगर नहीं आया है तो एक बार देखिए, एक बार समझिए और फिर से आंसर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।